अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यकीनन जो कुछ काबुल में और ऑल ओवर अफ़गानिस्तान हो रहा है। तालिबान ने मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है और जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं केओस के, क्राइसिस के, वो यकीनन बहुत तकलीफ देह हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात हैं तालिबान हुकूमत के लिए या तालिबान के लिए कि वो किस तरह अफ़गानिस्तान को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि दे डोंट सीम to be the same Taliban as they were 20 years ago। बहुत मुख्तलिफ अंदाज में वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि रिलीजियस प्लूरलिज्म का एक मुजाहरा किया जा रहा है। जो मसलकी एक बड़ी हार्ड लाइनर सोच होती थी इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि वो नहीं। इसके अलावा जैसे ही उन्होंने सरकारी टेलीविज़न का चार्ज संभाला है तो वहाँ से भी आवाम को मुश्तइल ना होने के, पुरअमन रहने के बार बार पैगाम दिए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है। यही अश्योरेंस सफारत खानों को भी दी है और हम देख सकते हैं कि एक रद्द अमल आए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन इंटरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस वक्त अमेरिका का क्या रोल है। कल हमने देखा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एड्रेस करते हुए इसकी कुछ वजाहत की। उन्होंने कहा कि एक ही मेरा पैगाम था, वादा था अमेरिकी अवाम के साथ कि मैं अफ़गानिस्तान से अमेरिकी ट्रूप्स का इनखला यकीनी बनाऊंगा। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उनको यकीन नहीं था कि तालिबान इतनी तेज़ी से, इतनी फुर्ती से अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी इसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस बात से हैरत है, तकलीफ़ है कि अफ़गान हुकूमत यानी जो सेटअप था, अफ़गान लीडर्स थे, वो मुल्क छोड़कर भाग गए। इस अफ़गानिस्तान फोर्सेस और अफवाज को उन्होंने तक़वियत दी थी, खड़ा किया था, एक तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई थी, वो भी बग़ैर लड़े चले गए। और ये बात वो कहते हैं कि इससे अमरीकी ट्रूप्स के लिए ये आया होता है कि जो लड़ाई ख़ुद अफ़गान लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं उसमें अमरीकी फ़ौज का, अमरीकी ट्रूप्स का कोई हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो बाइडन ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी इंटरेस्ट को हर्ट किया गया, चाहे वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे हो या फिर अमरीका की सरज़मीन पे हो, तो उसका हतमी जवाब दिया जाएगा, उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। इस वक्त जो मनाज़र हमारे सामने स्क्रीन पे कल से आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, दे आर वेरी वेरी ट्रबलसम। ख़ास तौर पे काबुल एयरपोर्ट पे कंप्लीट केओस है और अब हम देख सकते हैं कि वहाँ पे तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स, तमाम फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। कल भी हमने आपको अपडेट किया था कि उस वक्त तक हमारे पास इतलात ये थी, तर्जुमान PIA ने कहा कि जो 3 परवाज़ें कल चलनी थी PIA की, वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक हैं। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि अमरीकी जंगी तैयारा जब वहाँ से टेक ऑफ कर रहा था, पहले वहाँ पे जो अफ़गान अवाम है उसने उनको रोकने की कोशिश की। उसके इर्द गिर्द आप देख सकते थे कि जब प्लेन टैक्सी भी कर रहा था, रनवे पे चल रहा था, तो सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। फिर बड़ी हैरत की बात यह कि उसके प्लेन के टायर्स के साथ, उसके परों के साथ, उसके इंजन के साथ लोग चिमटे हुए थे। एंड आई विटनेसेस का कहना है कि लगभग 3 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं, जो कि इसी तैयारे के साथ जो वो टेक ऑफ कर रहा था साथ मौजूद थे और फिर गिनकर दे मेट देयर फेट। सो सवाल ये पैदा होता है इस वक्त, इसको 2 अंदाज में आप इस खबर को, इस विजुअल को देख रहे होंगे। सबसे पहले लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे खौफ और हिरास इतना है तालिबान का कि लोग हर कीमत में अफ़गानिस्तान से भागना चाहते हैं, वहाँ से इनखला चाहते हैं। एंड इफ़ दैट मीन्स स्टिकिंग टू अमेरिकन प्लेन्स, दे आर इवन रेडी टू डू दैट। लेकिन दूसरा इसका रुख ये बनता है कि प्रॉबली दिस इज़ हुलिगनिज़म, यानी एक वो जिस तरफ चिढ़ाने वाली बात होती है, उनको लग रहा है कि ये किसी किस्म की फतह है, शिकस्त है ये अमरीकी अफवाज के लिए, तो वो साथ साथ और शायद एक ह्यूमन शील्ड की तरह वो सामने आए। ख्याल ये था कि तैयारा उनको देखकर, इन सैकड़ों लोगों को रनवे पे देखकर शायद परवाज़ नहीं भरेगा। लेकिन कल की इतलात के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने, अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, जो ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि नेटो इस वक्त ऑपरेट कर रही है आउट ऑफ काबुल, उन्होंने चार्ज संभाला हुआ है और फायरिंग करके 5 अफराद इसमें हलाक भी हुए हैं, अफ़गानी अफराद। सबसे पहले जी सदर जो बाइडन की कल की स्पीच का कुछ इक़्तिबास आपको सुनाते हैं, उसके बाद हमारा पैनल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक a look. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
When I hosted President Ghani in China, कैन नॉट एंड शुड नॉट, ये एक बड़ा अहम जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर अफ़गान अफवाज ख़ुद इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते तो फिर अमरीकी अफवाज उनकी कोई मुआवनत नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हेट मॉन्गरिंग, इंडिया का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी और सारी है, और इस मौके को वो भरपूर तौर पर मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की इस माह की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और ये एक दफ़ा नहीं, इस महीने में दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल के इजलास में बात करने की, इस इजलास को एड्रेस करने की इजाज़त नहीं दी गई है, और इस पे मेरे ख्याल में एक शदीद रद्द अमल आया है। पाकिस्तान स्लैम्स इंडिया ओवर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एक्शंस एट द UN। यही मेरा पहला सवाल होगा। सबसे पहले जी हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मुतारिफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर अली नकवी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सूरत हाल को, इसकी पेचीदगियों को बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, राइटर एंड जर्नलिस्ट जनाब इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सरवर साहब, योर ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एट द UN। पाकिस्तान ने इसको स्लैम डाउन किया है। पूरी दुनिया को जिस तरह पाकिस्तान के वर्जन से, हमारे एक किरदार से, हमारे मौक़िफ़ से महरूम रखा जा रहा है, दिस इज़ हाईली रिग्रेटेबल। आप क्या कहते हैं जी सरवर साहब? सरवर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इम्तियाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। इम्तियाज साहब, may I take your opinion on this? How the Pakistani opinion is being obstructed at the UN Security Council? ये highly regrettable है, looking at the volatile situation in the region. आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है काबिल मज़म्मत है, और इसमें तो दो राय नहीं हो सकती है कि अफ़गानिस्तान के साथ एक मुल्क जिसकी 2611 किलोमीटर तवील सरहद जुड़ी हुई है जी, तो आप इस तरह के क्रिटिकल अहम इजलास से बाहर रखें। दूसरी बार है तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमारी सिफारतकारी की भी नाकामी है। अगर रूस और चीन हमारे साथ हैं, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 2 परमानेंट अरकान हमारे साथ हैं, तो फिर हम इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सिफारतकारी पे, और इस हवाले से भी यहाँ पे इस्लामाबाद में गौर व खौज होना चाहिए कि हमारे हुकाम, हमारी हुकूमत और हमारे ज़राए इब्लाग जिस तरह शोर मचा रहे हैं, कई लोग एक लिहाज से जश्न मना रहे हैं कि तालिबान को फतह हासिल हुई है अफ़गानिस्तान में। उन सबको ये भी सोचना चाहिए कि भले तालिबान वापस ज़ाहिर इक़्तिदार में पहुँच रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे, पाकिस्तान के लिए वो क्या, पाकिस्तान क्या कीमत अदा कर रहा है उसके लिए, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है बैन अक़वामी फ़ोरम जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है या अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ पे क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो ये इस तमाम मामले की वजूहात पे भी बड़ी ठंडे दिल के साथ गौर करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि कोई तब्दीली, कोई लचक, जिस तरह हमने पहले कहा कि कुछ साइंस तो मिलते हैं कि दिस इज़ नॉट द सेम तालिबान, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा मंडला रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, और इनकी अफ़गान तालिबान के साथ क्या गठजोड़ है एट द प्रेजेंट मोमेंट इन 2021? इम्तियाज़ साहब, देखिए, पाकिस्तान के लिए ख़तरात यूँ ही मंडलाते रहेंगे जी। अमरीकी सदर जो बाइडन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े से हट के हैं। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के अपने अज़ाइम रहे हैं, जिसको आके डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक लगाई थी जी। जो बाइडन के ख़िलाफ़ भी शायद अंदरूनी खाना कुछ साजिशें हो रही हों, लेकिन जब तक जो बाइडन सदर हैं शायद वो तसलसल जारी रहेगा जो सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, और वो था कि यहाँ अफ़गानिस्तान को बैरूनी ममालिक में जितनी जंगें हैं उनसे डिसएंगेज किया और मुल्क के अंदर दी जाए। अब तालिबान अगर वहाँ आ भी जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो सवाल ये होगा कि उससे पाकिस्तान किस हद तक फ़ायदा उठा सकेगा। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया, अमेरिका, इसराइल की एक और बड़ी साइबर स्पेस में जंग शुरू होगी, एक और सर्वेलेंस की जंग शुरू होगी,
जो कि ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज साहब, हम इस पर वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ऑफ द आवर ऑल्सो इज, सरवर साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि साबिक सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था पहले कि ही टुक अ फ्लाइट टू ताजिकिस्तान, उन्होंने रुख किया ताजिकिस्तान का, लेकिन वहाँ से इस बात की नफ़ी आ गई है कि जी यहाँ नहीं पहुँचे। ओमान का जिक्र किया जा रहा है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि रूसी खबर रसा एजेंसी ये कहती है कि ये इतना 4 गाड़ियों में इतना कैश डॉलर्स लेके गए हैं कि उनके पास जगह नहीं थी और कुछ कैश को उनको रनवे पे ही छोड़ना पड़ा। आप इन खबरों को कैसे देख रहे हैं? सदर जो बाइडन का बयान भी आपने देखा जब उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत इस मुश्किल के वक्त में अपनी कौम को, अपनी आवाम को तनहा छोड़कर चली गई। आप कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? हाँ, देखिए सिद्रा, गुड टू सी यू एंड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो है अशरफ गनी का किस्सा, जी मैं समझता हूँ कि वो बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और उसमें पहले तो वो भागा, दूसरे पैसे वैसे लेके गया है जी। और अब मुझे तो याद आ रही है शाह ऑफ ईरान की, ये शहंशाह, ये अशरफ गनी तो उसके मुकाबले में उतना बड़ा नहीं है, शख्सियत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन शहंशाह दर बदर मुल्क से मुल्क फिरता रहा और उसको कहीं पनाह नहीं मिली। तो मुझे तो लगता है अशरफ गनी साहब जो है तो उसी तरह के सिंड्रोम में फंसेंगे। अब ओमान गए हैं और उनका सुना ये है कि उनकी कोशिश है कि वो अमेरिका जाए। अब अमेरिका उनको देता है परमिशन आने की या नहीं, वो भी अभी वाज़े नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए सिद्रा, ये एक 2002 की बॉन कॉन्फ्रेंस का जो एक स्ट्रक्चर बना था, एक स्ट्रक्चर जिसमें के आइन दिया गया, इलेक्शन हुए, सदर बने, बाकी ऑफिशियल्स, पार्लियामेंट बनी, ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारी जो इमारत है वो ढह गई है। इट हैज कोलैप्स एंड दिस वाज ए वीक स्ट्रक्चर। इसकी कोई फाउंडेशन नहीं। लेकिन सरवर साहब, इस गिरती हुई दीवार को एक तरफ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि जो अमरीकी ये अफगान की अवाम फैसला करेंगे हम उस फैसले को मानते हैं, जारियत से नहीं बननी चाहिए और ह्यूमन राइट्स की पामाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने यह बयान भी दिया है कि तालिबान को कोई एक्सेस नहीं होगा अमेरिका में रखे हुए अफगान रिजर्व्स का। और एक बहुत ही हैरोइंग टेल हम देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं अजमल अहमदी साहब, उन्होंने अपना पूरा किस्सा बयान किया कि वो किस तरह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अफगानिस्तान से भाग पाए, वहां से एक फ़्लाइट ली और वहां से निकले। उन्होंने ट्विटर पे पूरा अकाउंट दिया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये तालिबान के लिए आने वाले दिनों में माली मुश्किलात पेश आएंगी और उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अफगानिस्तान को संभालना? प्रॉबली कैप्चरिंग द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान वॉज द ईजियर बिट। आने वाले दिन बहुत मुश्किल है इनके लिए। यू आर क्वाइट राइट, ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री सक्सेस वो एक मरहला था जो उन्होंने अचीव किया है, हासिल किया है। लेकिन अब 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो इक्तिसादी चैलेंज और एक डिप्लोमेटिक चैलेंज। देखिए ना, सारी दुनिया में इनको एक्सेप्टेंस चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बहैसियत हुकूमत कंटिन्यू करना। और कंटिन्यू तो करेंगे लेकिन जिस हालत में करेंगे वो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरे जो इक्तिसादी चैलेंज है वो भी बहुत बड़ा है। पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, सारे ऑफिशियल्स हट गए हैं। जब तक अफगान बिजनेस में ये एतमाद ना आए, और सर तमाम तर रीएश्योरेंसेस के बावजूद केओस इतना है कि तालिबान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं रह सका। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। फिर सिफारती कॉरिडोर्स में व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान ने कहा है हमारा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर पूरी दुनिया, अक़वाम आलम ये फैसला करते हैं कि तालिबान की हुकूमत को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उन पर सैंक्शंस इम्पोज होते हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा एंड व्हाट चॉइसेस विल वी हैव? पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है बहुत महदूद चॉइसेस हैं। 1997 में आनन फानन तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके पाकिस्तान ने जो खमियाजा भुगता, बल्कि अभी तक भुगत रहा है, बदनामी बहुत हुई थी। तो
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस मामले में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले भी शाह महमूद कुरैशी भी कह चुके हैं कि हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से पहले कुछ और ममालिक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। उसका सारा दारोमदार जो है अभी दोहा में होने वाले मुज़ाकरात पे है, क्योंकि दोहा में आज और कल गालिबन कुछ इंतहाई अहम इजलास होने हैं तालिबान रहनुमाओं की मौजूदगी में। उसमें अमरीकी, रूसी, चीनी और पाकिस्तान के हुकाम भी मौजूद होंगे। और वहाँ पे अब मुस्तकबिल का जो सियासी ढांचा बनेगा और उसका फिर सवाल होगा कि आया उसको बाकी दुनिया तस्लीम करती है या नहीं करती है। मेरा ख्याल है चंद ममालिक उसको पहले तस्लीम करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की बारी होगी। लेकिन अगर किसी मुल्क ने या बड़े ममालिक ने इस हुकूमत को तस्लीम ना भी किया, पाकिस्तान के पास एक बिजनेस ताल्लुकात, एक फंक्शनल ताल्लुकात रखने के सिवा कोई चाराकार नहीं है। इतनी तवील सरहद में हज़ारों अफराद रोज़ाना आते जाते हैं, रिश्तेदारियां हैं, दोस्त प्लस कारोबार है। सर लेकिन आप तो इसको बड़ा ट्रांजैक्शनल बता रहे हैं। ऑन द प्रिंसिपल मैटर वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बार बार कह रहा है कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं हैं, द सिचुएशन इज स्टिल डेवलपिंग, और चीन की तरह, रूस की तरह पाकिस्तान को कोई जल्दी नहीं है अपना मौक़िफ़ देने में। लेकिन आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि एक स्टेटमेंट जो कल से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की है। दिस वॉज अ फ्लीटिंग कैजुअल रिमार्क दैट वॉज पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट, जबकि पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च किया जा रहा था। वो जिक्र कर रहे थे जहनी गुलामी का, अंग्रेज़ी ज़ुबान का, अंग्रेज़ी कल्चर का, और उसी सांस में उसी बात करते करते इम्तियाज़ साहब, सरवर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि जहनी गुलामी की जंजीरें अफ़गान ने तोड़ दी हैं, और कल आप देख रहे हैं कि जो फतह उनको मिली है, उन्होंने गुलामी को मुस्तरद किया है। इस स्टेटमेंट को वज़ीर आज़म की आप कैसे देख रहे हैं सरवर साहब? मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब हैज ए राइट टू हिज ओपिनियन जी। ये जुबान का इस्तेमाल और जहनी गुलामी का दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है जी। जो हमें अंग्रेजी का बहुत फायदा है, और हम इसको अगर बिल्कुल खत्म कर दें तो हम ही को नुकसान होगा, दुनिया को नहीं होगा। और हमारी जो जहनी गुलामी है वो जुबान की वजह के इस्तेमाल की वजह से नहीं है। क्यों कि आपके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो सारे अंग्रेजी में गुफ्तगू करते थे, सारे अंग्रेजी का इस्तेमाल करते थे। नहीं, कहने का मकसद है सरवर साहब, लैंग्वेज के अलावा मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज सपोर्ट फॉर तालिबान इन पाकिस्तान। डू यू नॉट फील कि इट इज़ टू अर्ली? इम्तियाज़ साहब क्या कहेंगे इस वक्त जब फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि हम दुनिया की रविश को देखेंगे, अक़वाम आलम को देखेंगे, खित्ते की सूरत हाल को देखेंगे? इस तरह की स्टेटमेंट देना एक तरह से कहीं ना कहीं ये लिंक देता है कि शायद हम हामी हैं तालिबान हुकूमत के। देखिए, मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से और बाकी दुनिया के हवाले से अफ़गान अवाम क्या सोच रखते हैं। सही, यानी जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बिलाशुबा तालिबान ने फतह हासिल की है, लेकिन इस नौइयत के मामलात में मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को अपना इजहार ख्याल नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई हसास मामला है। हम कैसे कह सकते हैं कि 1 लाख या 1.5 लाख फ़ौजी हैं तालिबान के और उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर गलबा हासिल कर लिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और इसी किस्म के स्टेटमेंट्स, इसी किस्म के बयानात, यही सोच गुज़श्ता 30-40 बरसों के दौरान हम बार बार सुनते रहे हैं। हमारे ज़राए इब्लाग में भी उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है, और यही वो बातें हैं जो फिर अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाके अमरीका में, यूरोप में। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही हसास मामला है। एक और सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगी। इस वक्त पूरी दुनिया को खदशात लाहक हैं कि कहीं बेसिक ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हुकूक की पामाली ना शुरू हो जाए, खुसूसन बच्चों, ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ को लेके, अक़लियतों को लेकर। इसको आप क्या समझते हैं कि तालिबान जो ये कंट्रोल संभाल चुके हैं, अब हुकूमत बनाने के अमल में हैं, वो किस तरह दुनिया को बावर कराएंगे कि दे आर नॉट द सेम और इनके हुकूक की पामाली नहीं होगी, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया
किया जाएगा। सरवर साहब, ये मुमकिन है या आप समझते हैं कि ये खदशात जो इस वक्त लोग घबराए हुए हैं बच्चियों, लड़कियों, ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक को लेकर, उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके सही हैं? एक्चुअली देखिए, बात ये है कि ये जो हुकूक हैं, इंसानी हुकूक और मुख्तलिफ हुकूक अक़लियतों के या ख़वातीन के, ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद से हासिल होते हैं जी। और ये ऐसे हुकूक तो अभी मगरबी दुनिया में भी बहुत जगह नहीं पाए जाते और वहाँ जद्दोजहद चल रही है। तो मैं समझता हूँ अफगान सोसाइटी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। अफगान सोसाइटी अब बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ पे मतलब जो इलीट है वो काफी डेवलप्ड है। तो इन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सही, लेकिन सर कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, टीआरटी पे हमने देखा कि महबूबा सिराज साहिबा जो कि एक खातून लीडर हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, शी सेज, उन्होंने अक़वाम आलम को एड्रेस करते हुए कहा कि इनको शर्म करनी चाहिए। शी एक्चुअली सेड शेम ऑन यू, क्योंकि उन्होंने कहा कि नस्ल दर नस्ल हमारे यहाँ बर्बादी होती है, लोग आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अक़वाम आलम खामोश रहती है। ये खामोशी मुजरिमाना है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, जो आपने जिक्र किया कि बहुत पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 6 माह कबल ही हमने देखा था एक मेजर अटैक अफगानिस्तान में हुआ, जहां पे बच्चियों के स्कूलों को निशाना बनाया गया, सिखों के गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। तो इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें यकीनन कुछ ना कुछ वज़न मौजूद है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सरवर साहब मौजूद थे, इम्तियाज़ साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि काबुल एयरपोर्ट की क्या सिचुएशन है। कल तक ये खदशात थे और कल तक ये इत्मीनान था रादा कि जो काबुल में ऑपरेशंस हैं और जो गैर मुल्कियों का इनखला है वो उसी तरह जारी रहेगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती रहेंगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।